हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और हमारा इकाई 1 अभी चल रहा है। अब जितने हमारे इंपॉर्टेंट विषय हमने जो शुरू किए हैं वो सारे कर लिए हैं और लास्ट के भी हमने कुछ विषय जो हैं वो ले लिए थे। कंप्यूटर और हिंदी भी हमने कर लिया है, संचार माध्यम और हिंदी। उसके बाद जो अब हमारे विषय इसी पार्ट में हम करेंगे वो है हमारे व्याकरण संबंधित पार्ट। तो आज उसमें से हमने एक प्रत्यय चुना है जो वो है हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर। तो इसको हम आज पढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है ये, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। तो देखते हैं स्वनिम व्यवस्था क्या होती है और उसके भी दो भाग है, खंडे और खंडेतर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि भाषा के कितने तत्व होते हैं। अब भाषा की बात हम कर रहे हैं, जो उसका हमें लिखने वाला जो पार्ट है उसकी बात हम कर रहे हैं। और जो हम जैसे सुनते हैं, लिखने हैं, जो भी कुछ उसका पूरा भाषा को ओवरऑल हम देखें तो उसमें हमारे 4 पार्ट बनते हैं, यानी 4 तत्व बनते हैं। पहला है ध्वनि, यानी कि जो चीज़ हमें सुनाई दे रही है, जो आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। दूसरा है हमारा शब्द, जो भी मैं बोल रही हूँ उसमें बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, यानी कि पद कहते हैं उसे। और तीसरा है हमारा वाक्य, शब्दों के मेल से ही बनते हैं वाक्य। उसके बाद है अर्थ। और कोई भी चीज़ होती है जब तक उसका अर्थ नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है, यानी कि निरर्थक कोई भी बात है तो वो भाषा के अंतर्गत निरर्थक बात भी हो सकती है, सार्थक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अर्थ की बात हम कर रहे हैं कि चारों तत्व हमें भाषा में मिलते हैं। ध्वनि होती है, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं और साथ में अर्थ भी हमें कोई ना कोई उससे प्राप्त होता है। तो अब हम स्वनिम की बात करते हैं। स्वनिम क्या होता है? फोनिम कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम फोनेटिक्स हम पढ़ते हैं, यानी कि ध्वनियों की बात करते हैं हम इंग्लिश में। तो स्वनिम होता है किसी भाषा विशेष से संबंध लघुत्तम सार्थक ध्वनि होती है। यह समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी समान ध्वनियाँ होती हैं जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी और सार्थक ध्वनि होती है, उसे कहते हैं हम स्वनिम कहते हैं। स्वनिम के प्रकार जो होते हैं हमारे 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है खंडे और दूसरा हमारा होता है खंडेतर, जिसको हम अखंडे भी कह सकते हैं, यानी कि उसको हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं उसको हम पढ़ सकते। तो खंडे क्या है? स्वर और व्यंजन हमारे 2 प्रकार है खंडे में भी, यानी कि जिनको हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, यानी कि इन दोनों में स्वर और व्यंजन आते हैं क्योंकि इनको पृथक पृथक किया जा सकता है, यानी कि इनको हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। इनकी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन खंडेतर जब हम देखते हैं, खंडेतर की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं जिसको हम अलग से, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। सुर, अनुतान, बलाघात, अनुनासिकता, संगम जो है ये अपने आप में अकेले कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ हमारे स्वर व्यंजन से ही संबंधित है। सुर, ये आपको पता है जब किसी भी प्रकार की हम कोई भी आवाज़ मुंह से निकालते हैं, चाहे वो शब्दों की आवाज़ हो, चाहे वो व्यंजन की आवाज़ हो, वाक्य की आवाज़ हो, तो उसमें एक प्रकार का सुर हमें सुनाई देता है। तो ये वही वाला सुर है। अनुतान होता है, आप समझ लीजिए किसी भी चीज़ को जब हम बोल रहे होते हैं तो अनुतान और बलाघात जो होता है ना, उतार चढ़ाव की बात होती है और किसी बात पे जोर देना। हाँ, सुर, अनुतान, बलाघात ये तीनों मिलके जो होते हैं ना, किसी चीज़ की, किसी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। फिर अनुनासिकता होती है, जैसे कि हम चंद्र बिंदु और बिंदी लगाते हैं तो उसमें हम आवाज़ जो होती है नाक से जब हमारी आवाज़ निकलती है, चांद जब हम बोल रहे हैं तो अनुनासिकता की बात वहाँ आ जाती है। संगम यानी कि जब हम मेल बनाते हैं, तो ये सब जो चीज़ें जो 5 चीज़ें हम बता रही हूँ आपको, सुर, अनुतान, बलाघात, अनुनासिकता और संगम जो है ये अपने आप में अकेले में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो है स्वर व्यंजन शब्दों से, वाक्यों से सबसे जुड़े पड़े हैं। तो इनको हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि इनको हम अलग से नहीं पढ़ सकते, इनको पृथक नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम खंडेतर कहते हैं, यानी कि अखंडे कहते हैं। जबकि स्वर और व्यंजन को हम पृथक पृथक करके पढ़ सकते हैं, इसलिए वो खंडे हैं। तो इसलिए ये जो है हमारे खंडे और खंडेतर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जो है खंडे को अलग अलग रूप से पढ़ सकते हैं, उनको अलग उनकी वैल्यू है, और खंडेतर जो है वो हमारे इस पर डिपेंड करते हैं, उनको पृथक करके नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो अखंडे हैं। आगे देखते हैं।
फिर अब हमारी जो स्वनिम व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमारी जो स्वर और व्यंजन है उसी को हम वर्णमाला भी कहते हैं अपने। तो पहले हम स्वर देखते हैं, हमारे स्वर होते क्या हैं। अब जो हमारा आज का लेसन हम पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या, इसी प्रकार से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजनों की संख्या। सिर्फ इतना ही पाठ हम करेंगे। फिर ध्वनियों के आधार पर जो इनका वर्गीकरण हम करेंगे वो हम करेंगे जो सेकंड हमारा पार्ट होगा कि ध्वनियों के जो वर्गीकरण का आधार वाला टॉपिक है उसमें हम इनका वर्गीकरण करेंगे ध्वनियों के आधार पे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी हम इसको खाली इनकी संख्या देखेंगे और इनके प्रकार देखेंगे कितने होते हैं। तो पहले स्वर की बात करते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की आवश्यकता ना हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे होते हैं अ, आ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ। आप इसको बोलने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ढंग से उच्चारण नहीं करते हैं हमारी जो हिंदी भाषा में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। ये नहीं कह रही मैं कि मैं बहुत अच्छा हिंदी का उच्चारण करती हूँ, बहुत सारी गलतियां मुझसे भी होती हैं, क्योंकि डेली लाइफ में देखिए मैंने भी डेली लाइफ भी शब्द यूज़ कर लिया तो हम बहुत सारे अंग्रेज़ी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो हमें कम से कम स्वर और व्यंजनों का उच्चारण पता होना चाहिए कि इन्हें कैसे करना चाहिए। अब ये बात हुई स्वर की, तो इसमें 11 मैंने आपको अभी बताए हैं। अभी पहले हम व्यंजन देखते हैं क्या होते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण या स्वर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये अकेले नहीं होते, इनके साथ में एक व्यंजन या एक स्वर या आधा व्यंजन आधा स्वर जो वर्ण जो होता है वो जुड़ा होता है, ऐसों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं। भी स्वर हमने 11 पढ़ लिए हैं। फिर अयोग वहाँ होते हैं, 2 होते हैं, अंक और अह। अंक जो होता है हमारा अनुनासिक है, यानी कि अनुस्वार बोलते हैं वैसे इसे, क्योंकि हमारे बिंदी वाले अनुस्वार होते हैं और अनुनासिक जो है जो होते हैं वो चंद्र बिंदु वाले होते हैं। और ये हमारा जो जिसके पीछे हमारी 2 बिंदी लगी हुई हैं ये हमारा विसर्ग वाला पार्ट है, इसको हमने 2 गिना है। अयोगवा की संख्या हमारी हो गई 2। अब हम व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन कितने हैं, संख्याएँ देख रहे हैं अभी हम खाली। अभी पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं कि इधर वाला पार्ट देखते हैं। अभी हम क से लेकर म तक का पार्ट देखते हैं। पढ़ेंगे इससे पहले एक लाइन को, पहले वाली लाइन को क ख ग घ ड़। फिर दूसरी वाली लाइन है च छ ज झ ञ। फिर ट ठ ड ढ ण। फिर त थ द ध न। फिर है प फ ब भ म। तो ये है 25 हमारे। फिर य र ल व ये हमारे अंतस्थ हैं, और श श स ह ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन हैं। तो ये वाले 25 और ये वाले 4 मिलके हो गए 29, और ऊष्मीय जो है 4 मिलके हो गए 33। तो हमारे 33 व्यंजन यहाँ से बनते हैं। फिर उसके अलावा हमारे 4 संयुक्त व्यंजन भी और हैं, वो हैं हमारे श यानी कि क्षत्रिय वाला श, और जो फिर है त्र और ज्ञ और श्र। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन उन 33 व्यंजन से अलग होते हैं। आगे देखते हैं। संख्याएं हमें ठीक से पता होनी चाहिए। तो स्वरों की बात करते हैं। सबसे पहले स्वरों की संख्या हमारी है 11, जो हमने देखा है अ से हमने गिनना शुरू किया था। तो स्वरों के भेद हमारे 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, 4 होते हैं हमारे इसमें। अ है, रि, ई छोटा वाला, फिर छोटा ऊ और फिर री। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम टाइम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं हम। उसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ माने जिनमें लंबी आवाज़ आती है, जैसे कि हमारा है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये 7 हैं हमारे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि डबल टाइम लगता है। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं, ओम, राम, ओम, राम। जब हम कोई मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से हमें तिगुना समय लगता है, यानी कि ट्रिपल टाइम लगता है, चौगुना समय भी लग सकता है। तो लंबा टाइम लगता है इसका मतलब ह्रस्व स्वर से। तो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम हमें प्लुत स्वर में लगता है, सबसे कम टाइम हमें ह्रस्व स्वर में लगता है, और बीच वाला टाइम जो है हमें थोड़ा लंबा वाला वो दीर्घ में लगता है। तो ये हमारे स्वरों की बात हो गई। 3 प्रकार के जो हमारे जो है जो आप कह सकते हैं इसको
उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसके आधार पर जो इनका भेद किया है वो हमने, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उसके बाद अब हमारे आते हैं अयोगवाह वर्ण। वो हमारे 2 होते हैं, अंक और अह। अंक है हमारा अनुस्वार, अह यानी कि विसर्ग होता है। ये होते हैं स्वर और व्यंजन से अलग वर्ण होते हैं। ये ना तो स्वर है, ये ना ही व्यंजन है, परंतु ये स्वर के सहारे चलते हैं। इसलिए कई बार आपने कुछ पुस्तकों में देखा होगा कि 11 स्वरों के साथ में ये 2 भी ऐड करके वो 13 संख्या लिख देते हैं, परंतु ये जो होते हैं ये स्वर नहीं होते हैं, ये स्वर के सहारे चलते हैं। इनका प्रयोग जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए अंगूर लिखा हुआ है, अंगूर में अ क्या है, हमारा स्वर है, तो स्वर के ऊपर हमने ये अनुस्वार लगाया है, तो यहाँ पे ये स्वर के साथ प्रयोग हो रहा है। जबकि कंगन देखिए, कंगन में क क्या है, हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ में अनुस्वार का प्रयोग है। इसलिए मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल बता दिए हैं। स्वर और व्यंजन के साथ में अयोगवाह का प्रयोग होता है हमारा। ये स्वर नहीं होते, ये व्यंजन नहीं होते, लेकिन ये स्वर के सहारे चलते हैं। इसलिए स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, 13 नहीं मानी गई है, लेकिन कुछ कुछ पुस्तकों में आपको कई बार संख्या 13 भी मिल जाती है। फिर व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन हमारे कितने हैं, 33 व्यंजन है। मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से। संयुक्त व्यंजन इनसे अलग रखे गए हैं 33 में। 4 संयुक्त व्यंजन की काउंटिंग ऐड नहीं है, वो अलग है। अब हम 33 में देखते हैं, क से लेकर जो म है हमारे, ये स्पर्शीय व्यंजन होते हैं, यानी कि ये हमारे जो मुंह के अंदर के पार्ट्स हैं इन्हें कहीं ना कहीं पे स्पर्श ज़रूर करते हैं, कहीं ना कहीं टच ज़रूर करते हैं। पहला आता है कंठस्थ ध्वनि, यानी कि जो हमारे कंठ से निकलती है। देखिए मैंने यहाँ पे गर्दन का डायग्राम बना रखा है, ये है हमारे ये कंठ से आवाज़ निकलती है, यानी गले से निकलती है। क है क, ख, ग, घ, ड़। उसके बाद तालव्य, यानी कि तालू से आवाज़ निकलती है। जैसे आप जीभ को जब ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा आप कहते हैं ना मुंह के अंदर खुजली जहाँ पर होती है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है हमारा मुंह में सबसे टॉप में, वो हमारा तालू होता है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं 5 च, छ, ज, झ, न्य, ये हमारे तालू से निकलती हैं ध्वनियाँ। इसलिए मैंने जीभ को देखिए मोड़कर ऊपर की तरफ लगा रखा है, तो ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। च, छ, ज, झ, न्य। अब आता है मूर्धन्य ध्वनि। अब मूर्धन्य क्या होता है, जो मूर्धा के सहायता से बोला जाता है। मूर्धा पार्ट क्या होता है, आप देखिए आपका जो तालू है, तालू और आपके दांतों के बीच में एक हड्डी है बड़ी टाइट सी, दांतों के बिल्कुल बैक में। आप अभी टच करके देख सकते हैं जीभ से, जीभ को उल्टा कीजिए, एक बड़ी टाइट सी हड्डी है दांतों के पीछे, यानी कि तालू और दांतों के बीच की हड्डी पड़ती है, वो उसे मूर्धा बोलते हैं। तो ये मूर्धा के हेल्प से बोला जाते हैं ये पांचों, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसलिए ये देखिए जीभ को फोल्ड करके मैंने थोड़ा आगे की तरफ इसकी टिप लगाई है, यानी कि दांतों के पीछे लगाई है इसकी टिप। चित्र मैंने उसी प्रकार से बनाया आपके लिए ताकि आपको सहायता हो याद करने के लिए। फिर आते हैं दंत्य ध्वनि, यानी कि जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दांत बना रखे हैं, ये वाले हमारे व्यंजन हैं त, थ, द, ध, न। ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। आप बोलकर भी देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे ये वाले जो पार्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। फिर आते हैं ओष्ठ्य ध्वनियाँ, यानी कि होठों से बोलने वाली ध्वनियाँ। वो आती हैं हमारी प, फ, ब, भ, म। जब हम ये बोल रहे हैं तो हमारे दोनों होठ जो है आपस में टच हो रहे हैं। तो ये जो हमारे 25 ध्वनियाँ, ये क से म तक हमारे 25 बनते हैं। देखिए 5 इधर से है, जो ऊपर से नीचे कॉलम है, और 5 हमारे इधर रो से। मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 × 5 तो आपके पास 25 हो जाएंगे। तो ये 25 जो हैं ये हमारी स्पर्शीय ध्वनियाँ हैं, ये हमारे मुंह के अंदर किसी ना किसी पार्ट को टच ज़रूर करती हैं। अब आती हैं आगे के अंतस्थ। ये जो हमारे 33 का अभी जो पार्ट चल रहा है, 33 के अंदर क्या क्या व्यंजन शामिल है उसकी बात चल रही है। अंतस्थ की बात करते हैं, जिसमें 4 हैं हमारे य, र, ल, व। अंतस्थ क्या होता है, जो भीतर से कुछ चीज़ आती है। भीतर मतलब जो अंतःकरण से उच्चरित होने वाले व्यंजन होते हैं। आप देखिए य, र, ल, व, आपके मुंह के अंदर के पार्ट्स भी इतने नहीं हिल रहे जितनी आपकी आवाज़ जो है अंदर से आ रही है, तो इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। ये अर्ध स्वर होते हैं, इसमें जो है आधे स्वर जैसी आवाज़ निकलती है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं या अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन इनमें से दिया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन, जो हमारे 4 बचते हैं। शलगम वाला श, फिर षटकोण वाला श, फिर स,
फिर ह। ये चारों ऊष्मीय व्यंजन इसलिए कहलाते हैं हमारे, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में घर्षण होता है, हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा निकलती है हमारे मुंह से, इसलिए हम इन्हें ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। ये हमारे उन्हीं 33 व्यंजनों में शामिल है। 25 हमने वो पढ़े अभी ऊपर वाले क से म तक, 4 ये हो गए, 25 और 4 29 हो गए, 29 और ये वाले 4 कितने हो गए 33। तो 33 व्यंजन हमारे यहाँ बन जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन अभी और हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन पे आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों का संयुक्त रूप है जिसमें एक व्यंजन में ही हमारे दो व्यंजन शामिल हो। अब देखिए क्षत्रिय वाला श जो है हमारा, इसमें हमारा क शामिल है, लेकिन क पूरा नहीं है, ये आधा है। क के नीचे मैंने हलंत लगा रखा है। क हमारा हो गया स्पर्शीय व्यंजन, और ये जो हमारा श जो हो गया षटकोण वाला, ये हमारा ऊष्मीय व्यंजन हो गया। फिर त्र की बात करते हैं तो त हमारा जो हो गया स्पर्शीय व्यंजन हो गया, र जो हो गया ये भी हमारा स्पर्शीय हो गया। फिर ज्ञ में ज और न्य जो है दोनों स्पर्शीय हो गए, और श्र में हमारा जो श है ये ऊष्मीय हो गया, र हमारा जो है स्पर्शीय हो गया। इस तरीके से जो है आप जैसा टेबल के फॉर्म में आप इनको याद कर लेंगे ना एक बार, तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे कौन सा व्यंजन कैसे होता है। जैसे मुझे अभी याद हो रखा है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपको एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखते हैं व्यंजन के भेद देख लेते हैं हम आगे। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया उसको बस मैंने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। व्यंजन के भेद हमने पहला स्पर्शीय पढ़ लिया है, जो कि हमारा क से म हमने पढ़े हैं, जो 25 होते हैं हमारे, हम यहाँ लिख सकते हैं ये हमारे 25 हैं। फिर अंतस्थ हमारे हैं य र ल व, जिसमें स्वर व व्यंजन के मध्य से उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमारे अंदर से आवाज़ आती है, ये हमारे 4 हैं। फिर ऊष्मीय है हमारे श श स ह, इसमें उच्चारण में गर्म हवा निकलती है, ये भी हमारे च हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हमारे बनते हैं 33। ठीक है। संयुक्त व्यंजन हमारे अलग हैं, श त्र ज्ञ श्र, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं व्यंजन के भेद। आगे देखते हैं। अब ये लास्ट हमारा आता है व्यंजन वृक्ष, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए सब कुछ इसमें समाया हुआ है, स्वर ही नहीं है, बस इसमें 11 स्वर नहीं है, और इसमें हमारे 2 अयोगवाह नहीं लिखे हुए, बाकी पूरा व्यंजन वृक्ष मैंने यहाँ बना दिया है आपके लिए। संयुक्त व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे नीचे यहाँ पे श श त्र ज्ञ श्र 4 यहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद ऊपर आएंगे ऊष्मीय व्यंजन है, यहाँ पे चारों में गर्म हवा निकलती है मुंह से, श श स ह। फिर अंतस्थ व्यंजन जिसमें भीतर से आवाज़ आती है, ये भी 4 हैं, य र ल व। फिर स्पर्शीय व्यंजन यानी कि मुंह की बात हो रही है, जहाँ पे मुंह के अंदर का कोई भी पार्ट जो है यूज़ होता है हमारा इस वाले हिस्से में। तो इसमें पहले क वर्ग आता है, क ख ग घ ण, फिर च वर्ग आता है, च छ ज झ ञ, फिर ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, फिर त वर्ग त थ द ध न, फिर प वर्ग प फ ब भ म। क वर्ग में किसका यूज़ हो रहा था आपका, देख आपको याद हो तो तालव्य। च में मूर्धन्य है, ट इस तरीके से आप याद करेंगे, और फिर प में ओष्ठ्य है, इसमें त में दंते है। इस तरीके से जो है आपके सारे हो जाएंगे, मूर्धन्य, तालव्य, कंठस्थ, हाँ क कंठस्थ है, फिर तालव्य है, मूर्धन्य है, लास्ट में ओष्ठ्य आता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा इसे, और ये पूरा वृक्ष आप अच्छे से इसको कर लेंगे प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। लिख लिख कर देख लीजिए। वृक्ष बनाना जो है यहीं पे आप पूरे वृक्ष में जो है कंठस्थ का और तालव्य मूर्धन्य सब आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे ये एरो डाले हैं, इसके आगे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, तो आपका वृक्ष से ही आपको पूरी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने स्वर और व्यंजन आज सारे यहाँ पे पढ़ लिए, जो हमारे स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो हम अगली क्लास करेंगे वो होगा हमारा ध्वनियों के आधारों का वर्गीकरण, जो होता है वो हमारा टॉपिक ही है इकाई का, वो हम करेंगे इसके बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा इकाई 1 भी ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद हम इकाई अपनी 2 भी स्टार्ट करेंगे, 2-3 क्लास और बची हैं, इसमें हमारा इकाई 1 हो जाएगा। थैंक यू।